सबको नमस्कार है प्यार भरा। आइए हम लोग आज नए चैप्टर की ओर बढ़ेंगे एंड द चैप्टर नेम है, ध्यान दीजिएगा, द नेम ऑफ द चैप्टर इज मैग्नेट। चैप्टर का नाम है सर मैग्नेट। क्या है ये सर मैग्नेट? मैग्नेट देखे हैं सर? मैग्नेट अगर आप देखे होंगे, मैग्नेट कहते किसको हैं सर? मैग्नेट कहते किसको है? लोहा का एक अयस्क है, अगर आपने नाम सुना होगा, नाम है Fe3O4। लोहे का एक अयस्क है, नाम है Fe3O4। ध्यान दीजिएगा सर। लोहे का एक अयस्क है, नाम है Fe3O4, जिसको हम मैग्नेटाइट के नाम से जानते हैं, जिसको हम सर मैग्नेटाइट के नाम से जानते हैं। हेमेटाइट होता है Fe2O3, Fe3O4 होता है मैग्नेटाइट। Fe3O4 क्या होता है सर? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट नाम का जो एक अयस्क था लोहे का, इसमें चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण पाया गया। कुछ पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित, चुंबकीय पदार्थ ना कहें अभी, ये कुछ पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करते थे। कुछ पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करते थे, अपनी ओर आकर्षित करते थे। ये कुछ पदार्थों को अपनी ओर क्या करते थे सर? आकर्षित करते थे। कौन? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट ये कुछ पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करते थे। Fe3O4। इसी से एक टर्म का जन्म हुआ जिसको हमने कहा मैग्नेट। मैग्नेट के बारे में कहा गया वैसा पदार्थ जो किसी अन्य लोह पदार्थ को या किसी अन्य पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित या अपने से दूर विकर्षित करता है, उसे हम मैग्नेट कहते हैं। मैग्नेट भी अलग अलग टाइप का था। अगर हम मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेट अलग अलग टाइप के थे। एक था बार मैग्नेट, एक था हॉर्सशू मैग्नेट, एक था बार मैग्नेट, एक था हॉर्सशू मैग्नेट। अगर हम बार मैग्नेट की बात करें तो बार मैग्नेट कुछ इस कदर था। इसमें नॉर्थ पोल था, इसमें साउथ पोल था। और हॉर्सशू मैग्नेट कुछ इस प्रकार था, घोड़े के शू के जैसा, घोड़े के नाल के जैसा। इसमें भी इधर नॉर्थ पोल था और इधर साउथ पोल। तो मेनली हम लोग बार मैग्नेट पढ़ेंगे। बार मैग्नेट यानी चुंबक, रासायनिक रूप से लोहे का अयस्क मैग्नेटाइट से बना है। किससे बना सर? रासायनिक रूप से लोहे का अयस्क मैग्नेटाइट Fe3O4 से बना है। इसमें कुछ पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित या विकर्षित करने का गुण होता है। मैग्नेट, ये बार मैग्नेट, ये हॉर्सशू मैग्नेट, बार मैग्नेट को मेनली हम लोग पढ़ेंगे। बार मैग्नेट की अगर हम बात करें सर, इसमें ये हो गया किनारा, और इसको कहते हैं सर ध्रुव। इसको भी कहते हैं हम लोग ध्रुव। ध्रुवों के बीच की लंबाई को हम लोग चुंबकीय लंबाई कहते हैं। और किनारों के बीच की लंबाई जो होती है उसको हम ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। सर चुंबक के ध्रुवों के बीच की लंबाई को चुंबकीय लंबाई कहते हैं। चुंबक के ध्रुवों के बीच की लंबाई को चुंबकीय लंबाई कहते हैं, और चुंबक के किनारों के बीच की लंबाई को ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। ध्यान दीजिएगा सर।
चुंबक के ध्रुवों के बीच की लंबाई को चुंबकीय लंबाई और चुंबक के किनारों के बीच की लंबाई को ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। तो सर गौर फरमाइएगा, चुंबक के ध्रुवों के बीच की लंबाई को चुंबकीय लंबाई और चुंबक के किनारों के बीच की लंबाई को ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। दोनों किनारे के बीच की लंबाई, दोनों ध्रुवों के बीच की लंबाई को चुंबकीय लंबाई। ठीक है। चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक ये किनारे पर नहीं होती है। चुंबक का जो स्ट्रेंथ होता है वो सबसे अधिक किनारे से थोड़ा अंदर ध्रुव पर होता है। चुंबक का जो स्ट्रेंथ होता है सर वो सबसे अधिक किनारे पर नहीं होकर किनारे से थोड़ा अंदर ध्रुव पर होता है। चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक ध्रुवों पर और सबसे कम होती है सर बीच में। सबसे कम कहां होती है? बीच में। ध्यान दीजिएगा सर, हमने कहा चुंबक के किनारों के बीच की लंबाई को ज्यामितीय लंबाई, चुंबक के ध्रुवों के बीच की लंबाई को चुंबकीय लंबाई। चुंबक का किनारा पर सबसे अधिक प्रबलता नहीं होती, चुंबक के ध्रुवों पर सबसे अधिक प्रबलता होती है और सबसे कम होती है बीच में। और एक होता है सर चुंबकीय लंबाई। अब बट ज्यामितीय लंबाई बराबर फॉर्मूला होता है 0.84, क्योंकि सर चुंबकीय लंबाई छोटा होता है और ज्यामितीय लंबाई बड़ा होता है। छोटा बटा बड़ा 1 से कम होगा, 0.84 होगा, चाहे मैग्नेट कितनों बड़ा हो। चुंबक में ध्रुवों की संख्या मात्र 2 होती है। कितनों टुकड़ा में तोड़ दोगे ध्रुवों की संख्या 2 होगी। एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल, एक उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल दैट इज दक्षिणी ध्रुव। आई तो सब जानता है समान ध्रुव में विकर्षण होगा और समान ध्रुव में आकर्षण होगा। समान ध्रुवों में विकर्षण, नॉर्थ नॉर्थ में विकर्षण होगा, लड़का लड़का में विकर्षण होगा, लड़का लड़की में आकर्षण होगा, ये सब जानता है। तो चुंबक में ध्रुवों की संख्या 2, कितनों टुकड़ा में तोड़ दो चुंबक में ध्रुवों की संख्या 2, एक नॉर्थ एक साउथ। ठीक है, फिर से देखिएगा सर, चुंबक के किनारों की लंबाई को ज्यामितीय लंबाई, चुंबक के ध्रुवों के बीच की लंबाई को चुंबकीय लंबाई। चुंबक का सबसे अधिक प्रबलता ध्रुव पर होता है, सबसे कम बीच में होता है। और चुंबक की प्रबलता को एम्पियर मीटर में व्यक्त किया जाता है। चुंबक की प्रबलता को किसमें व्यक्त किया जाता है? चला, चुंबक की प्रबलता को एम्पियर मीटर में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, एक और लाइन तुमको पढ़ना है। चुंबक को चला लोड स्टोन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है लोड स्टोन? क्योंकि जब इसको लटकाओगे तो ये स्टोन के जैसा लटकेगा और किधर से किधर की ओर लटकेगा तो कहेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर लटकेगा। उत्तर दक्षिण दिशा में लटक जाता है चुंबक, इसीलिए इसको लोड स्टोन भी कहते हैं। इसीलिए इसका उपयोग दिशा सूचक यंत्र के रूप में भी करते हैं। जहां भी लटका दोगे ये उत्तर दक्षिण की ओर लटक जाएगा, समझ लेना इधर उत्तर दक्षिण है, इधर पूरब पश्चिम होगा। अब आते हैं, इसको लोड स्टोन इसीलिए कहते हैं क्योंकि सर ये लटक कर उत्तर दक्षिण दिशा में लटक जाता है। यह है चुंबक की लंबाई और यह है चौड़ाई। लंबाई किसको कहते हैं सर? हेलो हेलो हेलो, लंबाई कहते हैं जो लंबा होगा उसको लंबाई, जो छोटा होगा वो चौड़ाई। जो लंबा होगा वो लंबाई, जो छोटा होगा वो चौड़ाई। ध्यान देना, एकदम आराम से। चुंबक को 2 तरीके से काटा जा सकता है। अगर ऐसे काटते हो, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अगर ऐसे काटते हो दैट इज लंबाई के समानांतर काटते हो। लंबाई के समानांतर काटते हो, ध्यान दे। अगर ऐसे काटते हो दैट इज लंबाई के समानांतर काटते हो, और अगर ऐसे काटते हो तो चौड़ाई के समानांतर होगा या लंबाई के लंबवत होगा। 2 बातें होंगी। रंजय जी, अगर आप ऐसे काटते हैं तो ये लंबाई के परपेंडिकुलर होगा, दैट इज 90 डिग्री ऑन लेंथ।
इसको हम लंबाई के लंबवत कहते हैं, लंबाई के लंबवत, या इसको ऊपर लिखते हैं, इसको हम लंबाई के लंबवत कहते हैं। ये ऐसे, इसको आप कह सकते हो लंबाई के लंबवत। जब लंबाई के समानांतर काटते हैं तो तब प्रबलता क्या होती है, और जब लंबाई के लंबवत काटते हैं तब प्रबलता क्या होती है। तो मास्टर साहब तो लिखा देंगे, जब लंबाई के लंबवत काटते हैं तो प्रबलता आधी हो जाती है, प्रबलता नहीं बदलती, प्रबलता नहीं बदलती, स्ट्रेंथ उतने रहता है। और लंबाई के समानांतर काटते हैं तो प्रबलता आधी हो जाती है। लेकिन मामला तो फंसेगा, तेरा एग्जाम हॉल में याद ही नहीं रहेगा कब नहीं बदलता, कब आधा हो जाता। तुम इसका इसमें लिख दोगे, इसका इसमें लिख दोगे, तो गुरु जी का जुगाड़ है, को याद रखना। जहां एकदम डाउट में फंसो वहां मेरा जुगाड़ याद रखो। कैसे? अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ पढ़ाई। सर अगर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, अगर लंबाई के समानांतर काटते हैं, देखो एन और एस कट रहा है ना, एन और एस अगर कट रहा है इसका मतलब आधा हो गया। और लंबाई के लंबवत काटते हैं, ये एन है और ये एस है, और ऐसे काटते हैं सर, तो एन और एस पर कोई असर नहीं पड़ता, तो हम कहेंगे प्रबलता पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर से देख लो, अगर लंबाई के समानांतर काटते हैं तो प्रबलता आधी हो जाती है, क्योंकि एन और एस कट जाता है। और अगर लंबाई के लंबवत काटते हैं, एन और एस पर कोई असर नहीं पड़ता, कहेंगे नहीं बदलता है। नहीं समझा? कहते हैं कि अगर लंबाई के समानांतर काटते हैं तो एन और एस कट जाता है, प्रबलता आधी हो जाती है। और अगर लंबाई के लंबवत काटते हैं तो देखो एन और एस का कुछ नहीं उखाड़ पाते हैं, इसलिए कहते हैं प्रबलता नहीं बदलेगी। जैसे एग्जाम हॉल में तुम जाओ और क्वेश्चन तुम्हारा ये दिखे कि बताओ ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इसको लंबाई के समानांतर काट देते हैं, कहना एन और एस कट गया ना, तो प्रबलता आधी हो जाएगी। कहता है बाप रे ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, कहेगा लंबाई के लंबवत काट देते, कहेंगे एन और एस नहीं ना कटा, प्रबलता नहीं बदलेगी। ठीक है? अगर लंबाई के समानांतर कटा तो प्रबलता आधी हो जाएगी, लंबाई के लंबवत कटा, प्रबलता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चुंबक रासायनिक रूप से लोहे का ऑक्साइड मैग्नेटाइट से बना है, Fe3O4 से। इसमें किसी अन्य चुंबकीय पदार्थ को, जे बुक में नहीं है लिख लेंगे ना, काहे टेंशन लेना, एगो पॉइंट नहीं है लिख लेंगे, क्या करें, नहीं पढ़ाएं, मेरा लग जाएगा कि पॉइंट और लिखाना तो लिखाएंगे, इसमें टेंशन वाला कौन बात। कहते हैं ये मैग्नेटाइट है और ये किसी अन्य चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक अलग अलग प्रकार के, ये बार मैग्नेट है, ये हॉर्स शू मैग्नेट है। चुंबक के किनारों के बीच की लंबाई को ज्यामितीय लंबाई, चुंबक के ध्रुवों के बीच की लंबाई को चुंबकीय लंबाई। ध्रुव बिल्कुल किनारे पर नहीं होता, थोड़ा अंदर होता है। सबसे अधिक प्रबलता ध्रुव पर होती है, सबसे कम बीच में होती है। चुंबक की प्रबलता को एम्पियर मीटर में व्यक्त किया जाता है। चुंबकीय लंबाई बटा ज्यामितीय लंबाई 0.84 होता है। ठीक है? अगर चुंबक को लंबाई के समानांतर काटेंगे तो प्रबलता आधी हो जाएगी, लंबाई के लंबवत काटेंगे प्रबलता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कितनों टुकड़ा में काट दो सर? कितनों टुकड़ा में काट दो, कितनों टुकड़ा में काट दो, पोल की संख्या 2 होगी। अब दोनों ध्रुवों की प्रबलता समान होती है, दोनों पोल का जो स्ट्रेंथ होता है वो समान होता है, ऐसा नहीं कि एक का ज्यादा एक का कम होता है। कहते हैं ऐसा पिंड, ये जो सर सबसे अधिक प्रबलता कहां? ध्रुव पर, एकदम बीच में एकदम निग्लिजिबल होता है, नहीं के बराबर होता है, सबसे कम बीच में। कहता ऐसा पिंड, ऐसा पिंड, ऐसा पिंड जिसमें लोहा निकेल आदि को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता हो,
एवं स्वतंत्र पूर्वक लटकाए जाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता हो चुंबक कहलाता है। स्वतंत्र पूर्वक लटकाने पर किस दिशा में ठहरता हो तो कहेंगे उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाता है। चुंबक रासायनिक रूप से लोहे का ऑक्साइड मैग्नेटाइट है। चुंबक रासायनिक रूप से लोहे का अयस्क क्या है सर? मैग्नेटाइट है। चुंबक में ध्रुवों की संख्या 2 है। अति सूक्ष्म भागों में काट देने पर भी चुंबक में ध्रुवों की संख्या 2 ही होती है। दोनों टुकड़ा में काट दोगे, चुंबक में ध्रुवों की संख्या 2 होती है। चुंबक में केवल एक ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता। एक ध्रुव का इसमें कोई अस्तित्व नहीं होता है। चुंबक में ध्रुवों की संख्या हमेशा 2 होती है। चुंबक के दोनों ध्रुवों की ध्रुव सामर्थ्य पोल स्ट्रेंथ बराबर होती है। दोनों ध्रुव का जो स्ट्रेंथ होता है वो समान होता है, सब जानता है। चुंबक की प्रबलता, चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक ध्रुवों पर तथा सबसे कम बीच में होती है, लगभग नहीं के बराबर। देख लो, स्वतंत्र पूर्वक लटकाएंगे उत्तर दक्षिण दिशा में लटक जाएगा। रासायनिक रूप से लोहे का ऑक्साइड मैग्नेटाइट से बना है। ध्रुवों की संख्या 2 होती है। कितनों सूक्ष्म भागों में काट दोगे ध्रुवों की संख्या 2 ही होगी। एक ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं है। चुंबक के दोनों ध्रुव का सामर्थ्य बराबर होता है। चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक ध्रुव पर सबसे कम बीच में होती है। चुंबक के किनारों के बीच की लंबाई को ज्यामितीय लंबाई तथा चुंबक के ध्रुवों के बीच की लंबाई को चुंबकीय लंबाई कहते हैं। ये हम तुमको बताए हैं कि भैया ये चुंबक है, इसके ध्रुवों के बीच की लंबाई को चुंबकीय लंबाई कहते हैं और इसके किनारों के बीच की लंबाई को ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। और इसका अनुपात लिख लो। चुंबक के ठीक मध्य में चुंबकत्व नहीं होता, यहां ठीक मध्य में चुंबकत्व नहीं होता है। अब दो चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा विपरीत ध्रुवों में आकर्षण, इस सब जानता है। दो चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण और विपरीत ध्रुवों में नॉर्थ साउथ रहेगा तो आकर्षण। ये लिख लो एक लाइन कहीं पर भी। चुंबकीय लंबाई बटा ज्यामितीय लंबाई बराबर 0.84 होता है। जल्दी से लिख लो। चुंबकीय लंबाई तथा ज्यामितीय लंबाई बराबर 0.84 होता है। अब देखो इस पॉइंट को लिख लो सर, जल्दी से इसको लिख लो। चुंबक को जब लंबाई के समानांतर काटते हैं प्रबलता आधी हो जाती है, लंबाई के लंबवत काटते हैं प्रबलता नहीं बदलती। जल्दी लिख लीजिए। हो गया? चुंबक को लंबाई के लंब समानांतर काटेंगे प्रबलता आधी, लंबाई के लंबवत काटेंगे प्रबलता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब देखो, एक है प्राकृतिक चुंबक और एक है कृत्रिम चुंबक। चुंबक दो प्रकार के, चुंबक दो प्रकार के, एक होता है प्राकृतिक चुंबक, एक प्राकृतिक चुंबक और एक होता है जानवर कृत्रिम चुंबक। एक प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक वही खनिज के रूप में जो पाया जाता है, अयस्क के रूप में जो पाया जाता है, कचरा प्लस लोहा, एकदम अनिश्चित आकार का जो जमीन के अंदर पाया जाता है, खनिज यानी जमीन के अंदर जो मैग्नेटाइट पाया जाता है, एकदम निश्चित आकार करने होता है। ये जो कृत्रिम चुंबक हो गया तुम्हारा, जो बार मैग्नेट है या हॉर्स शू मैग्नेट है, इस सब का एक निश्चित आकार होता है क्योंकि कृत्रिम तरीके से हम लोग बनाते हैं। अगर हम इसकी बात करें सर, तो इसका निश्चित आकार नहीं होता, निश्चित आकार नहीं। इसकी अगर बात करोगे तो इसका निश्चित आकार होता है।
निश्चित आकार होता। कृत्रिम चुंबक, अगर हम प्राकृतिक चुंबक की बात करें, यह जमीन के अंदर होता है, अनिश्चित आकार में होता है। कृत्रिम चुंबक हम लोग बनाते हैं, यह निश्चित आकार में होता है। इसकी क्षमता भी अधिक होती है, इसकी क्षमता अधिक होती है। जितना भी सर इस्पात है, एल्निको है, एल्कोनिक्स है, ये सब कृत्रिम चुंबक में आता है। इसकी क्षमता अधिक होती है, एक निश्चित आकार में होता है और हम लोग बनाते हैं। इसकी क्षमता कम होती है, इसकी जो क्षमता है सर एकदम कम होती है और यह निश्चित आकार में नहीं होता है, यह निश्चित आकार में नहीं होता है। इसकी प्रबलता को, कृत्रिम चुंबक की प्रबलता को हम घटा बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक चुंबक की प्रबलता को हम घटा बढ़ा नहीं सकते। देखो कहते हैं प्राकृतिक चुंबक, देखो एकदम अनिश्चित आकार का होगा, किसी खास शेप का नहीं होगा प्राकृतिक, ये प्राकृतिक है। ये कृत्रिम है, देखो एकदम निश्चित शेप का होगा, इसकी क्षमता भी ज्यादा होती है। क्या है प्राकृतिक चुंबक, नेचुरल मैग्नेट, प्रकृति में मिलने वाले ऐसे पदार्थ जिनमें लोहे को आकर्षित करने का गुण होता है, जो प्रकृति में मिलता है, प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती, अनिश्चित आकार का होता है, जैसे चुंबकीय पत्थर, मैग्नेटिक स्टोन, ये जो मिलता है जमीन के अंदर। कृत्रिम चुंबक, कुछ पदार्थों को कृत्रिम विधियों द्वारा चुंबक बनाया जा सकता है, लोहा, इस्पात, कोबाल्ट इत्यादि, इन्हें कृत्रिम चुंबक कहते हैं। कहते हैं ये विभिन्न आकृति के, अलग अलग आकृतियों के होते हैं, लेकिन वह समान नहीं होते, समान आकृति के होते हैं। क्षण चुंबक, घोड़ानाल चुंबक, चुंबकीय सुई कृत्रिम चुंबक है। कृत्रिम चुंबक की क्षमता प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा अधिक होती है। किसकी क्षमता अधिक होगी सर? प्राकृतिक चुंबक की क्षमता अधिक होती है। एक लाइन का बात है सर। कृत्रिम चुंबक की अगर हम बात करें, जमीन के अंदर जितना भी पाया जाता है खनिज जिसमें लोहे को आकर्षित करने का गुण होगा, वो प्राकृतिक है। इसकी क्षमता भी अधिक होती है, लेकिन शेप क्षमता कम होती है, शेप भी किसी खास आकार का नहीं होता। कृत्रिम की बात करोगे, इसको हम लोग बनाते हैं। कृत्रिम की बात करोगे, इसे हम लोग बनाते हैं। इसका निश्चित आकार होता है, इसकी क्षमता भी घटा बढ़ा सकते हैं और क्षमता अधिक होती है, क्योंकि इसमें कचरा नहीं होता, इसमें कचरा होता है, क्योंकि ये जमीन के अंदर जो होता है कचरा प्लस आयरन, उसी को हम सर प्राकृतिक कहते हैं। ठीक है, देखने रहा नेचुरल मैग्नेट का ही फिगर है, ये एकदम अनिश्चित आकार, ये अनिश्चित आकार का होता है। अब चुंबक के प्रकार, ये मेनली इंपॉर्टेंट है सर। ये प्राकृतिक और कृत्रिम तुमको नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछेगा। चुंबक के प्रकार दो हैं। चुंबक के प्रकार, एक है स्थायी और एक है अस्थायी। आज भी क्वेश्चन था अस्थायी और अस्थायी चुंबक का, सुबह वाला शिफ्ट में। अस्थायी चुंबक किसको कहते हैं और अस्थायी चुंबक किसको कहते हैं? फिर अगर आप महादेव कुमार जी, अगर आप ये पढ़े होंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, अगर आपको याद होगा, अगर आप सब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़े होंगे तो आपको शायद याद होगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या कहता है। क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्लास छोड़े तो हमको गाली नहीं दीजिएगा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये कहता है कि अगर किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, अगर किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है। अगर किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है। याद है? तो करंट प्रवाहित करेंगे तब मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र होगा। करंट हटा देंगे, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। ऐसा है कि पोल से करंट जा रहा है, तब कहेगा डेंजर है, इससे ऊपर ना जाने तो मामला गड़बड़ा जाएगा। पोल से करंट नहीं हो रहेगा तो ये ऊपर ना जाए। पोल में अगर करंट रहेगा तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होगा। करंट हटा लेंगे, चुंबकीय क्षेत्र खत्म। इसको कहते हैं अस्थायी। जेकरा में करंट दें
तो चुंबकीय क्षेत्र हो, करंट ना दें तो चुंबकीय क्षेत्र ना हो। और एक होता है स्थायी, जगह में करंट दे कि ना दे ओकरा में मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। जैसे हम लोग जो यूज करते हैं सर मैग्नेट, जो देखता है लाउड स्पीकर वाला जो रहता है ओकर पिछवाड़े में जो मैग्नेट हम लोग बचपन में खेलते थे, वो क्या था? स्थायी चुंबक। करंट दो कि नहीं दो उसमें मैग्नेटिक फील्ड रहबे करेगा। तो लाउड स्पीकर में हम कहेंगे स्थायी चुंबक। तुम लाउड स्पीकर ले लो और उसके दोनों तार को ऐसे ऐसे सटाओ बिना करंट के, देखना चरचराएगा, क्योंकि वह स्थायी चुंबक। विद्युतीय घंटी जो अलार्म लगाते हो वो अस्थायी चुंबक है। करंट दोगे तो बजेगा, नहीं दोगे तो नहीं बजेगा। अस्थायी चुंबक होता है। अगर हम बात करें चला अस्थायी चुंबक की, तो विद्युत धारा दें कि नहीं दें चुंबकीय क्षेत्र रहेगा। और इसमें अगर विद्युत धारा देंगे तभी चुंबकीय क्षेत्र होगा। अगर विद्युत धारा हटा दिए तो चुंबकीय क्षेत्र खत्म। विद्युत धारा देंगे या नहीं देंगे चुंबकीय क्षेत्र होगा तो अस्थायी। इसमें विद्युत धारा देंगे चुंबकीय क्षेत्र होगा, नहीं देंगे तो नहीं होगा, तो इसका मतलब अस्थायी हो। तो ये आसानी से चुंबकीय गुणों को करंट देने के बाद ग्रहण करता, आसानी से छोड़ देता है। लेकिन ये जो चीज सर, जैसे हम तुमको कोई चीज अगर आसानी से सिखा दिए तुम आसानी से भूल भी जाएगा, लेकिन अगर बहुत जद्दोजहद के बाद समझाएंगे तो कठिनता से तुम ग्रहण करेगा, कठिनता से छोड़ेगा। कहते हैं अस्थायी चुंबक यह कठिनता से चुंबकीय गुणों को ग्रहण करता है और कठिनता से छोड़ता है। यह अस्थायी चुंबक है, यह आसानी से चुंबकीय गुण ग्रहण करता है, आसानी से छोड़ देता है। इसका एग्जाम्पल की अगर बात करोगे, इसके एग्जाम्पल्स अस्थायी चुंबक के एग्जाम्पल्स हो गए स्टील, एल्निको, आज भी पढ़ाए सर सुबह में, एल्निको, एल्कोनिक्स। इधर आओगे सर, अस्थायी चुंबक का एग्जाम्पल अगर लेते हो तो ये नरम लोहा और मेनली विद्युत चुंबक, क्योंकि इसमें विद्युत चुंबक नाम में है। विद्युत धारा देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र होगा, अब विद्युत धारा नहीं देंगे चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा। इसका मतलब ये अस्थायी है। फिर से समझाते हैं सर। चुंबक दो प्रकार के, एक अस्थायी एक अस्थायी। जिसमें विद्युत धारा दे नहीं है चुंबकीय गुण रहेगा तो कहेंगे अस्थायी चुंबक। अब विद्युत धारा दे तो चुंबकीय क्षेत्र हो, विद्युत धारा नहीं दे चुंबकीय क्षेत्र नहीं हो, अस्थायी चुंबक। स्टील, एल्निको, ये अस्थायी चुंबक है। नरम लोहा विद्युत चुंबक, अस्थायी चुंबक। तुमको याद नहीं रहे तो स से अस्थायी, स से स्टील, स से अस्थायी, स से स्टील, और इसमें स्टील है तो इसमें नरम लोहा कहते हैं। इसका अगर एग्जाम्पल की बात करोगे सर, निकेल भी ले सकते हो इसमें। इसके अगर एग्जाम्पल की बात करो, लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर में सर करंट दोगे या नहीं दोगे देखना चरचरेबे करता है, इसका मतलब ये अस्थायी है। इसमें आ जाओ विद्युतीय घंटी, करंट दोगे तो बजेगा, नहीं दोगे तो नहीं बजेगा, तो ये अस्थायी है। कहता है चुंबक के प्रकार। अस्थायी चुंबक अस्थायी न है, कठिनता से ग्रहण करेगा, कठिनता से छोड़ेगा। वैसा चुंबक जो कठिनता से चुंबक बनता है और कठिनता से ही चुंबकत्व समाप्त होता है, अस्थायी चुंबक कहलाता है। एग्जाम्पल लाउड स्पीकर है, दिक्सूचक, डायरेक्शन मापने वाला गैल्वेनोमीटर आदि का प्रयोग। इसे बनाने के लिए चुंबकीय मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है, एल्निको, एल्कोनिक्स, और लिख लो स्टील, जिसको आप इस्पात कहते हैं। जल्दी से लिख लो। कहता बीकॉम वाला ही क्लास करेगा, जरूरी है कि सेट प्रैक्टिस और बुक पढ़ना नहीं नहीं, खाली हमरा देख लेगा तो काम हो जाएगा। अगर हमको देख खाली ले बीकॉम वाला ना, तो में इतना ताकत है कि देख के समझ जाएगा कि साइंस क्या होता है। दाना वो कहेंगे एकदम पढ़ना। कहता सलाह दीजिए, कहते लिखल है चला, अस्थायी चुंबक इस्पात का बना होता है। अस्थायी चुंबक किसका बना होता है? इस्पात का। एल्निको बोले तो एल्युमिनियम, निकेल, कोबाल्ट। एल्कोनेक्स बोले तो एल्युमिनियम, कोबाल्ट, निकेल और लोहा।
अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक कहता है वैसा चुंबक जो शीघ्र ही बन जाता है और शीघ्र ही चुंबक समाप्त भी हो जाता है, अस्थायी चुंबक कहलाता है। अस्थायी चुंबक नरम लोहे का ही बनाया जाता है। विद्युतीय घंटी, डायनेमो अस्थायी चुंबक के उदाहरण है। विद्युत चुंबक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अस्थायी चुंबक होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अस्थायी चुंबक नरम लोहे का बना होता है। इसके चुंबकत्व का अस्तित्व तब तक विद्यमान रहता है जब तक इससे के कॉइल से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। विद्युत धारा प्रवाहित करना बंद कर दोगे, चुंबकीय गुण समाप्त हो जाएगा। सर कहते हैं एक होता है स्थायी चुंबक, एक होता है अस्थायी चुंबक। इससे समझिए, अस्थायी चुंबक कठिनता से चुंबकीय गुणों को ग्रहण करता है, कठिनता से छोड़ देता है अस्थायी चुंबक। अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक आसानी से ग्रहण करता है, आसानी से छोड़ देता है। इसको विद्युत धारा दो नहीं दो चुंबकीय गुण होगा, इसमें विद्युत धारा दोगे तो चुंबकीय गुण होगा, नहीं दोगे तो नहीं। यहां आओगे स्टील, एल्निको, एल्कोनेक्स, ये अस्थायी चुंबक। नरम लोहा, विद्युत चुंबक, ये अस्थायी चुंबक। क्लियर? प्राकृतिक चुंबक जिसका निश्चित आकार नहीं हो, जिसकी क्षमता कम हो, जो जमीन के अंदर पाया जाता है। कृत्रिम चुंबक जो हम बनाते हैं, जिसका आकार निश्चित होता है, जिसकी क्षमता भी अधिक होती है। ठीक है? अब सर चुंबक के लिए कूलॉम का नियम, चुंबक के लिए किसका नियम चला? कूलॉम का नियम। शायद तुमको पता होगा, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम विद्युत धारा के लिए कूलॉम का नियम याद है? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या कहता था? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहता था कि अगर कोई द्रव्यमान, दो द्रव्यमान m1 और m2 है और उनके बीच की दूरी r है, तो उनके बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल था वो उनके द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। याद है? पर कब आते हैं पता नहीं चलता है। मान 1956 से मेरा टाइम फिक्स है 8 से 9, तो पता नहीं चलता है। की बोलेंगे आप? एग्जाम के बाद पता चलेगा। कहता है दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु अगर एक दूसरे से r दूरी पर हो तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल का समानुपाती है, उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती है। याद करो, कूलॉम का नियम भी कहता था कि अगर दो अलग अलग आवेश एक दूसरे से r दूरी पर हो तो इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल इनके आवेशों के गुणनफल का समानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। सेम है यहां भी। यहां कहते हैं कि अगर दो अलग अलग चुंबक जिनकी प्रबलताएं m1 और m2 हैं और उनके बीच की दूरी r है, ये प्रबलता है, द्रव्यमान नहीं है, चुंबक की प्रबलता है, तो इनके बीच लगने वाला चुंबकीय आकर्षण बल इनकी प्रबलताओं के गुणनफल का समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये चुंबक की प्रबलता है m1 m2। और जब दोनों को साथ में लिखते हैं तो F समानुपाती हो जाता है m1 m2 बटा r स्क्वायर। m1 m2 बटा r स्क्वायर। और जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो आ जाता है म्यू नॉट बटा 4 पाए m1 m2 बटा r स्क्वायर। म्यू नॉट बटा 4 पाए m1 m2 बटा r स्क्वायर। ये समानुपाती का चिन्ह हटाने पर ये कांस्टेंट आता है अपने मन से। तुम कहोगे कहां से लाया? तो ये फिक्स है। म्यू नॉट क्या है? तो म्यू नॉट है निर्वात की परम चुंबकशीलता, निर्वात की परम चुंबकशीलता, परम चुंबकशीलता। जैसे वहां था सर निर्वात की परम विद्युतशीलता, यहां है निर्वात की परम चुंबकशीलता। फिर से समझो, ये कहता है अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की प्रबलताओं वाला चुंबक एक दूसरे से r दूरी पर हो, जिनकी प्रबलताएं m1 m2 हो, तो इनके बीच लगने वाला जो चुंबकीय आकर्षण बल है वो इनकी प्रबलताओं के गुणनफल का समानुपाती था इनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती हो। क्या लगता है? बहुत याद आएंगे, हम मर रहे हैं कि वे मारेंगे चोट्टा की। जब दोनों को साथ में लिखते थे समानुपाती m1 m2 बटा r स्क्वायर, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, म्यू नॉट बटा 4 पाई कांस्टेंट आएगा। म्यू नॉट निर्वात की परम चुंबकशीलता है जबकि एप्सिलॉन नॉट निर्वात की परम विद्युतशीलता थी। पढ़िए
छोटा लगता है हम मरने वाले हैं। चुंबक के लिए कूलॉम का नियम कहता है, यह नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार दो मैग्नेट जिनकी प्रबलताएं क्रमशः M1 और M2 है तथा उनके बीच की दूरी R है, तो उनके बीच लगने वाला चुंबकीय आकर्षण या विकर्षण बल उनके प्रबलताओं के गुणनफल का समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो कि यहां लिखा हुआ है। पता तुमको देखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, आज ऐसे ही पीपीटी बना दिए हैं, चूंकि लास्ट क्लास था, फिर से इसका पीपीटी हम बनाएंगे। तो M1 और M2 है, अब समानुपाती M1 M2 हो जाएगा, अब व्युत्क्रमानुपाती 1/r², समानुपाती का एक साथ लोगे तो μ0/4π M1 M2 r²। μ0 क्या है? निर्वात की परम चुंबकशीलता। F बराबर μ0/4π M1 M2 r²। तो यहां से अगर यूनिट निकालोगे तो यूनिट कैसे निकलेगा? अगला F बराबर है μ0/4π M1 M2 r²। यहां से μ0 का यूनिट निकालोगे तो हो जाएगा FR² इंटू 4π M1 M2। तो μ0 का यूनिट निकालना होगा, कैसे निकालेंगे? F का हो गया न्यूटन, R दूरी है तो मीटर स्क्वायर, और यहां से 4π का कोई यूनिट नहीं होता है। M1 M2 का तुमको पता है एम्पियर मीटर होता है, प्रबलता का यूनिट एम्पियर मीटर हो जाएगा। चुंबकीय प्रबलता का यूनिट हम बताए थे एम्पियर मीटर होता है, न लिख लो, चुंबकीय प्रबलता का यूनिट एम्पियर मीटर होता है। अब बता क्या हो जाएगा? तो यहां से जब निकालोगे तो मीटर स्क्वायर कट जाएगा, हो जाएगा न्यूटन बटा एम्पियर स्क्वायर, μ0 का यूनिट न्यूटन बटा एम्पियर स्क्वायर। अब इसका अगर सवाल बनाओगे तो अगर दो चुंबक की प्रबलताओं को दुगुना कर दिया जाए तथा उनके बीच की दूरी को आधा कितना बार बनाए तो उनके बीच लगने वाला प्रबलता को दुगुना कर दो, E2M1 E2M2 हो जाएगा, और दूरी को आधा कर दो, R/2 हो गया, R/2 हो गया। इसको कैलकुलेट कर लो, 2 दूनी 4 ऊपर जाएगा, 16 G M1 M2 r², F नया बराबर 16 F हो जाएगा। इस टाइप का सवाल हम 3-4 बार बना चुके हैं पीछे, फिर से समझो। कहते हैं जैसे हमारा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम था कि दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु अगर एक दूसरे से r दूरी पर हो तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। वैसे न्यूटन का कूलॉम नियम था, कूलॉम का नियम था कि दो अलग अलग आवेश अगर एक दूसरे से r दूरी पर हो तो उनके बीच लगने वाला वैद्युताकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल का समानुपाती था, उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा। वैसे ही चुंबक के लिए कूलॉम का नियम था कि दो अलग अलग प्रबलताओं वाला चुंबक एक दूसरे से r दूरी पर हो तो उनके बीच लगने वाला जो चुंबकीय आकर्षण बल है उनके प्रबलताओं के गुणनफल का समानुपाती था, उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब इसको एक साथ लिखोगे तो ये आएगा, समानुपाती हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा, μ0 बराबर निर्वात की परम चुंबकशीलता होता है। सवाल देगा वही, इसको दुगुना कर देगा, कह देगा इसको दुगुना कर देते हैं, इसको दुगुना, इसको आधा कर देते हैं, बताओ आधा कर दिया, बताओ की होगा? वही 2 दूनी 4 हो जाएगा। सब तो खूब बनाए हम लोग। चुंबक में केवल 2 ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। चुंबक का ध्रुव बिल्कुल किनारे पर नहीं होता है, बिल्कुल किनारे पर चुंबक का ध्रुव नहीं होता है। चुंबक का ध्रुव जब होगा किनारे से थोड़ा अंदर होता है, सबसे अधिक प्रबलता ध्रुव पर होती है, सबसे कम बीच में होती है। दोनों टुकड़ा में काट दोगे चुंबक के में ध्रुवों की संख्या 2 होगी। कितनों टुकड़ा में काट दोगे चुंबक में ध्रुवों की संख्या 2 होगी। चुंबक का ध्रुव बिल्कुल किनारे पर ना होकर अंदर होता है। यहां से यहां तक की लंबाई को ज्यामितीय लंबाई और यहां से यहां तक की लंबाई को चुंबकीय लंबाई, ध्रुवों के बीच की लंबाई को चुंबकीय लंबाई, चुंबकीय लंबाई बटा ज्यामितीय लंबाई बराबर 0.84। और जब ये चुंबक है, इसको ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इसको ऐसे काटोगे चुंबक की लंबाई के समानांतर प्रबलता आधी होगी, ऐसे काटोगे प्रबलता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। प्रबलता का सही मतलब एम्पियर मीटर होता है। प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक जो जमीन के अंदर मिलता है खनिज के रूप में प्राकृतिक, हम लोग जो बनाते हैं वो कृत्रिम है, उसकी क्षमता अधिक होती है, उसका साइज निश्चित होता है कृत्रिम का। अस्थाई और अस्थाई। अस्थाई जकरा में करंट दे न दे चुंबकीय गुण रहेगा अस्थाई, जकरा में करंट देंगे चुंबकीय गुण होगा, नहीं देंगे नहीं रहेगा अस्थाई। अस्थाई चुंबक कठिनता से चुंबकीय गुणों को ग्रहण करता है तब तो अस्थाई होता है, और कठिनता से छोड़ता है, तुरंत छोड़ देगा तो अस्थाई हो जाएगा, तुरंत लेगा तुरंत छोड़ेगा अस्थाई। अस्थाई चुंबक स्टील का बना होता है, एल्निको एल्कोनेक्स का बना होता है, और अस्थाई चुंबक नरम लोहे का बना होता है। फिर हमने पढ़ा कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम तुमको ऑलरेडी पता है। कूलॉम का नियम कहता है दो अलग अलग प्रबलताओं का चुंबक होगा, एक दूसरे से r दूरी पर होगा, उनके बीच लगने वाला चुंबकीय आकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर? ये न्यूमेरिकल की कर रहा है रे,
न्यूमेरिकल ऑलरेडी हम चला पढ़ा दिए सारा, ये खाली लाइट का न्यूमेरिकल बचा हुआ है और एसएचएम का सारा का प्लेलिस्ट बना हुआ है न्यूमेरिकल का। और तुमको अच्छा हम बोले थे यहां अपलोड कर देंगे, हम न्यूमेरिकल सर अपलोड करवा देते हैं, एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल अपलोड करवा देंगे। आज से कल तक में एक एक वीडियो तुमको मिलते रहेगा, अभी हम तुरंत उसको अरेंज कर देते हैं, आज कल परसों में न्यूमेरिकल का वीडियो मिलते रहेगा। मेरी क्लास अब चलेगी गुरुवार से, मेरी सभी कक्षाएं गुरुवार से चलेगी सर, क्योंकि सर मंगल सोम मंगल कार्यक्रम है, बुध को हम आएंगे और गुरुवार से आपकी सारी कक्षाएं नियमित समय पर चलेगी। ठीक है, कल संडे है, मंडे ट्यूसडे कार्यक्रम है, बुधवार को हम आएंगे और गुरुवार से आपकी कक्षा ले पाएंगे। दादी के पास नहीं जाएंगे, दादी बड़ी पीटेगी। गुरुवार से आपकी क्लास सभी कक्षाएं चलेंगी, मेरी क्लास, बाकी सभी टीचरों की क्लास अपने नियमित समय पर चलेगी। थैंक यू वेरी मच। भोज खाने जिसको इसको जाना है चल सकता है मेरे साथ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जगह एड्रेस बता दिया जाएगा टेलीग्राम पे, आप कृपया जल्द से जल्द पधारें। थैंक यू वेरी मच। प्यारे भाइयों, कैसा रहा एग्जाम आप लोगों का? शायद क्वेश्चन थोड़े से कम आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी सर मार्च तक एग्जाम चलना है तो कैसे क्वेश्चंस आएंगे इसका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। जिनका हो गया बल्ले बल्ले, जिनका नहीं हुआ है वो वेट करें और सारी चीजों को पढ़ के जाएं, क्योंकि जैसे जैसे सिटिंग्स आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता जाएगा। तो इसलिए सर आप पूरा पढ़ के जाइए, जरा सा भी छोड़ के मत जाइए, नहीं तो मामला एकदम गड़बड़ाएगा और तब आपके पास रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। सबको गुड मॉर्निंग है, सबको गुड मॉर्निंग है सर, सबको सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग है। लेकिन सर आप पढ़ाई पे पूरा फोकस कीजिए, मामला एकदम गड़बड़ हो जाएगा अगर क्वेश्चन के स्टैंडर्ड में कहीं से भी थोड़ा सा भी अप डाउन देखने को मिला तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कितना इजी पूछेगा, इजी क्वेश्चन पूछते पूछते खत्म हो जाएगा तो फिर कहां जाएगा, तब तो टफ क्वेश्चन की ओर जाएगा। तो सर इसलिए आप कोशिश कीजिए कि टफ 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 भी पढ़ के जाएं, इजी 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 भी पढ़ के जाएं, सारे का रिवीजन करके जाइए। अगर टफ आप पढ़ के जाते हैं तो इजी आपका अपने आप बन जाएगा। तो कोशिश कीजिए सर सारे क्वेश्चंस को पढ़ के जाने का। आते हैं सर क्वेश्चन की दुनिया में, टॉपिक पे। हाँ स्मार्ट लग रहे हैं, वेरी गुड। आप सर एग्जाम की तैयारी कीजिए, मेरे स्मार्टनेस पे ना जाइए, एकदम आपको भी पढ़ना चाहिए, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब आ जाइए। हाँ, पार्थिव चुंबक, गौर फरमाइएगा सर, पार्थिव चुंबक हम लोग पढ़ेंगे आज। पार्थिव चुंबक, पार्थिव चुंबक क्या है? इसको हम टेरेस्ट्रियल मैग्नेट कहते हैं। देखिए थोड़ा सा क्या है ये। जैसे कहा जाता है कि पृथ्वी एक बहुत विशाल चुंबक है, अगर हम पृथ्वी की बात करें तो ये एक बहुत ही विशाल चुंबक है। पृथ्वी की अगर हम बात करें सर तो पृथ्वी एक बहुत विशाल चुंबक है। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी एक विशाल चुंबक है, और जब इसके पास आप कोई भी चुंबक लाते हो तो वो एकदम सीधे ऐसे नहीं रहता है, ऐसे नहीं रहता है। जब भी कोई चुंबक आप लाओगे तो वो चुंबक आपका कुछ इस कदर हो जाएगा, वो चुंबक थोड़ा सा एंगल पे आता है, ऐसे ऐसे सीधे नहीं आता है। पृथ्वी खुद एक विशाल चुंबक है। कहोगे क्यों? तो कहा जाता था कि अगर 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 हम किसी चुंबक को लटकाते हैं तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में लटक जाता है। अगर वो उत्तर दक्षिण उत्तर है तो इधर कहीं ना कहीं दक्षिणी ध्रुव है, तब तो दोनों में अट्रैक्शन होता है। ऐसे भी करते हैं तो ऐसे हो जाता है। और अगर इधर कहीं ना कहीं दक्षिणी ध्रुव है तो इधर कहीं ना कहीं उत्तरी ध्रुव है। तो कहा जाता था कि पृथ्वी का जिधर ये उत्तरी ध्रुव है तो इसका मतलब पृथ्वी का इधर कोई ना कोई मैग्नेट है। तो कहा गया कौन मैग्नेट है? तो कहा गया पृथ्वी है। इसे समझो, कहा गया एक चुंबक को ऐसे टांग दिया गया तो देखा गया कि किसनो टांगते हैं तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में लटक जाता है। तो कहा गया इस पर कौन अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है? तो कहा एक दूसरा मैग्नेट। कहा वो मैग्नेट कौन है? तो कहा वो पृथ्वी है। तो जैसे ही इसको ऐसे टांगा तो ये ऐसे सीधे नहीं होकर के थोड़ा सा टिल्टेड रहा। तो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है। इधर यहां पर ये साउथ है तो इधर ये नॉर्थ हो जाएगा और इधर ये साउथ हो जाएगा। और चुंबक ये पृथ्वी है सर, और ये चुंबक है। पृथ्वी के या भूगोल के ध्रुवों से होकर गुजरने वाली रेखा को भौगोलिक अक्ष कहते हैं। इस अक्ष को कहते हैं सर भौगोलिक अक्ष। क्या कहते हैं इसको? भौगोलिक अक्ष।
और चुंबक के ध्रुवों से होकर गुजरने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। ध्यान दीजिएगा सर, कहते हैं, गौर फरमाइएगा कि चुंबक के ध्रुवों से होकर गुजरने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। फिर से समझिएगा सर, एकदम मजाक वाली बात नहीं, एकदम पूरा सीरियसली रहिए सर। स्टैंडर्ड क्या होगा एग्जाम का कोई नहीं बता सकता। कहते हैं भूगोल के ध्रुवों से होकर गुजरने वाली रेखा को भौगोलिक अक्ष कहते हैं, चुंबक के ध्रुवों से होकर गुजरने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं, और भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच का जो कोण है ये होता है 17 से 18 डिग्री। और भौगोलिक अक्ष के लंबवत गुजरने वाले तल को, भौगोलिक अक्ष के लंबवत गुजरने वाले तल को 90 डिग्री पर जो तल गुजरता है, प्लेन गुजरता है, इसको हम लोग भौगोलिक याम्योत्तर कहते हैं। इसको हम लोग भौगोलिक याम्योत्तर कहते हैं। और चुंबकीय अक्ष के लंबवत गुजरने वाले तल को चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। ये जो तल है इसको हम चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। हम फिर से बताएंगे तब समझ में आएगा। चुंबकीय याम्योत्तर, याम्योत्तर, चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाले तल को के लंबवत गुजरने वाले तल को भौगोलिक याम्योत्तर, चुंबकीय अक्ष के लंबवत गुजरने वाले तल को चुंबकीय याम्योत्तर, और ये दोनों के बीच जो बना कोण है इसको हम कहते हैं दिक्पात कोण। इसको हम कहते हैं सर दिक्पात कोण। एक बार फिर से देख लीजिए सर, कहते हैं दिक्पात कोण, कहते हैं ये भूगोल के ध्रुवों से होकर नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ये चुंबक का नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। कहते हैं कि भूगोल के ध्रुवों से होकर गुजरने वाली रेखा को भौगोलिक अक्ष कहते हैं, चुंबक के ध्रुवों से गुजरने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच 17 से 18 डिग्री का कोण होता है। अब भौगोलिक अक्ष के लंबवत गुजरने वाले तल को भौगोलिक याम्योत्तर कहते हैं, और चुंबकीय अक्ष के लंबवत गुजरने वाले तल को चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं, और दोनों के बीच बना कोण दिक्पात कोण कहलाता है। आप कहिएगा फिर से बताइए सर। हम सर फिर से आपको बता देते हैं, गौर फरमाइएगा। पहले ये भूगोल है, ध्यान दीजिएगा सर। अगर ये भूगोल है तो भूगोल में ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा। भूगोल मतलब पृथ्वी। इन नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इससे गुजरने वाली रेखा को, इससे गुजरने वाली रेखा को, इससे गुजरने वाली रेखा को हम भौगोलिक अक्ष कहते हैं। इससे गुजरने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं सर? भौगोलिक अक्ष कहते हैं। और अगर चुंबक के ध्रुवों से होकर गुजरेगी रेखा, ये चुंबक है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इससे अगर कोई रेखा गुजरती है इसको हम कहते हैं चुंबकीय अक्ष। इसको हम कहते हैं सर चुंबकीय अक्ष। और ई दोनों के बीच जो बनेगा कोण ये होता है 17 से 18 डिग्री, 17 टू 18 डिग्री। अब ध्यान देना, कहते हैं अगर भौगोलिक अक्ष के लंबवत गुजरेगा कोई तल, इसको हम कहते हैं भौगोलिक याम्योत्तर। इसको हम कहते हैं सर भौगोलिक याम्योत्तर। और अगर चुंबकीय अक्ष के लंबवत कोई तल गुजरता है इसको हम कहते हैं चुंबकीय याम्योत्तर। चुंबकीय याम्योत्तर। अब भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच जो कोण बनता है इसी को हम कहते हैं दिक्पात कोण। दिक्पात कोण, ध्यान दीजिएगा। बहुत देर बाद चलता है, यानी 1 से 2 घंटे बाद। कोई बात नहीं सर, आप वीडियो अपलोड होने में ही टाइम लगता है सर, ये सर्वर का प्रॉब्लम होता है, वीडियो अपलोड होने में ही टाइम लगता है, इसलिए सर वेट करें। वीडियो आपका अपलोड होने में ही टाइम लगता है, इसलिए थोड़ा सा सर वेट कर लें। अब ध्यान दीजिएगा, कहते हैं कि भौगोलिक अक्ष के से गुजरने, भौगोलिक ध्रुवों से गुजरने वाली ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, थोड़ा सा उल्टा टाइप है, बढ़िया से देखिएगा। कहते हैं
ध्यान दीजिएगा कि अगर ये भूगोल है और इसको इसके ध्रुवों से जो अक्ष गुजरेगा, जो लाइन गुजरेगा, उसे भौगोलिक अक्ष। ये चुंबक है, इसके ध्रुवों से जो लाइन गुजरेगा उसे हम चुंबकीय अक्ष। और भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच जो बना कोण है उसे हम दिक्पात कोण कहते हैं। जो दिक्पात कोण आपका होता है भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच बना कोण दिक्पात कोण कहलाता है। और भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच बना कोण 17 से 18 डिग्री होता है। ये जो भौगोलिक अक्ष है, ध्यान दीजिएगा सर, ये जो भौगोलिक अक्ष है, ये भौगोलिक अक्ष है जो भूगोल के ध्रुवों से होकर गुजरता है। ये चुंबकीय अक्ष है जो चुंबक के ध्रुवों से होकर गुजरता है। ये होता है 17 से 18 डिग्री। कितना डिग्री होता है? 17 से 18 डिग्री। और भौगोलिक अक्ष के लंबवत गुजरने वाले तल को भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय अक्ष के लंबवत गुजरने वाले तल को चुंबकीय याम्योत्तर। और दोनों के बीच जो बना कोण होता है उसे हम दिक्पात कोण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं सर? दिक्पात कोण कहते हैं। तो यही सर यहां पर थ्योरी दे रहा है, कहता है पार्थिव चुंबक। कौन चुंबक सर? पार्थिव चुंबक। पार्थिव चुंबक क्या होता है सर? पार्थिव चुंबक की अगर हम बात करें तो पृथ्वी एक विशाल चुंबक है जिसका आकार पृथ्वी के व्यास का 1/5वां भाग है। पृथ्वी का जो चुंबक है उसका आकार पृथ्वी के व्यास का 1/5वां भाग है। कैवां भाग है सर? पृथ्वी का चुंबक का जो आकार है वो पृथ्वी के आकार का 1/5वां भाग है। पृथ्वी के ध्रुवों से होकर गुजरने वाली रेखा को भौगोलिक अक्ष और चुंबक के ध्रुवों से होकर गुजरने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। पृथ्वी के ध्रुवों से होकर गुजरने वाली रेखा को भौगोलिक अक्ष और चुंबक के ध्रुवों से होकर गुजरने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहते हैं। ये अगर पृथ्वी है, इसके ध्रुव से जो रेखा गुजरेगी उसे भौगोलिक अक्ष, और ये अगर चुंबक है, इसके ध्रुव से जो रेखा गुजरेगी उसे चुंबकीय अक्ष। और भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष इन दोनों के बीच का जो कोण होगा ये 17 से 18 डिग्री, 17 से 18 डिग्री का कोण बनता है। अब भौगोलिक अक्ष के लंबवत गुजरने वाले तल को भौगोलिक याम्योत्तर, ये भौगोलिक अक्ष है, इसके लंबवत गुजरने वाले तल को भौगोलिक याम्योत्तर, और चुंबकीय अक्ष के लंबवत गुजरने वाले तल को चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच बना कोण दिक्पात कोण कहलाता है। ये जो भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच बना जो कोण होता है उसे दिक्पात कोण कहते हैं। यही सर, अब फिर से देखो एकदम आराम से। अगर ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चुंबक का आकार पृथ्वी के व्यास के आकार का 1/5वां भाग। पृथ्वी एक प्रकार का चुंबक है, इसीलिए इसको हम पार्थिव चुंबक कहते हैं। कहता है ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। नॉर्थ से साउथ की तरफ जो रेखा जाएगा, जो इसके ध्रुवों से होकर गुजरेगा, उसे हम भौगोलिक अक्ष कहते हैं। और जो चुंबक के ध्रुवों से होकर गुजरेगा इसे हम चुंबकीय अक्ष कहते हैं। इसे हम कौन अक्ष कहते हैं सर? इसको हम चुंबकीय अक्ष कहते हैं। अब भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच जो बना कोण होता है ये होता है 17 से 18 डिग्री। और भौगोलिक अक्ष के जो लंबवत तल गुजरता है इसे भौगोलिक याम्योत्तर, और चुंबकीय अक्ष के लंबवत जो गुजरने वाला तल है इसे हम चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। आई दोनों के बीच जो बना कोण होता है उसे दिक्पात कोण कहते हैं। मेनली बात यही है। अब सर देखिए, लाइव क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता। लाइव क्लास का नोटिफिकेशन सबको आता है सर। सर अभी 3-4 दिनों से क्लास नहीं चल रही थी इसलिए आपको क्लास नहीं मिल पा रहा होगा। 3-4 दिनों से क्लास नहीं चल पा रही थी इसलिए क्लास नहीं मिल पा रहा होगा। और जो भी लोग आगे एग्जाम देने वाले हैं वो ये एक्सपेक्ट ना करें कि इजी क्वेश्चन आया तो आगे भी आएगा। आगे क्या होगा इसका कोई माई बाप नहीं है। इसलिए प्यारे बच्चों, पूरी की पूरी पढ़ाई करके जाओ। किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ के नहीं जाना है, सारे सब्जेक्ट की पूरी पढ़ाई करके जाओ। नहीं तो पता चला एग्जाम हॉल में गए और उन बच्चों का सिलेक्शन हो गया जिसने पूरी पढ़ाई की और उन बच्चों का वो बच्चे बच गए जिससे पूरी पढ़ाई नहीं की। तो सर आप अच्छे से सारा सब्जेक्ट देख के जाओ। लाइव क्लास का नोटिफिकेशन अमरदीप जी जाता है, अगर आपके वो लेट से गया होगा इट में भी। कहते हैं देखो, पृथ्वी एक विशाल चुंबक है जिसका आकार पृथ्वी के व्यास का 1/5वां भाग है। पृथ्वी के ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को भौगोलिक अक्ष, चुंबक के ध्रुव से गुजरने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष। भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच 17 से 18 डिग्री। भौगोलिक अक्ष के लंबवत गुजरने वाले तल को भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय अक्ष के लंबवत गुजरने वाले तल को चुंबकीय याम्योत्तर। भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच बना कोण क्या कहलाता है? दिक्पात कोण।
अब है सर चुंबकीय क्षेत्र। जैसे आपका विद्युतीय क्षेत्र था वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र है। विद्युतीय क्षेत्र क्या था? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का कहते हैं किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह किसी दूसरे आवेश को अपनी ओर खींच सकता है या अपने से दूर धकेल सकता है, वही उसका क्षेत्र कहलाता था। अब कहते हैं किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, ये चुंबक है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह किसी दूसरे चुंबक को अपनी ओर या तो खींच सकता है या अपने से दूर धकेल सकता है, उसे हम क्या कहते हैं सर? उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह किसी दूसरे चुंबक को या तो अपनी ओर खींच सकता है या अपने से दूर धकेल सकता है, उसे हम चुंबकीय अक्ष कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक है सर, ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक है वो है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है टेस्ला और इसका सीजीएस मात्रक है गॉस, और एक टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस होता है। एक टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस होता है। ठीक है, हीट और टेम्परेचर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है सर, हीट एंड टेम्परेचर 2 चैप्टर के बाद होगा, मैग्नेट और मॉडर्न के बाद। कहते हैं एसआई मात्रक है टेस्ला, सीजीएस मात्रक है गॉस, एक टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस होता है। ठीक है, एसआई मात्रक टेस्ला, सीजीएस गॉस, एक टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस। ये पूछता है सर कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला। और एक पूछेगा मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर। ये 2 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। कहते हैं चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये भी पूछता है सर, चुंबकीय सुई से निर्धारित की जाती है। वही नॉर्थ है कि साउथ है, मैग्नेट की सुई को लटका दोगे तो अपने वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लटक जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सीजीएस मात्रक गॉस है। इसका सीजीएस मात्रक क्या है सर? गॉस है, और एक गॉस बराबर 10⁻⁴ टेस्ला होता है। 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये और ये तीनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसको हाईलाइट कर लो। एक गॉस बराबर 10⁻⁴ टेस्ला, सही है, -4 है। अब ध्यान देना, कहता क्षण चुंबक के चारों ओर पैदा हुई चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। ऑब्वियसली जब भी सर कोई मैग्नेट होगा वो उत्तर दक्षिण दिशा में ही होगा। पूरब पश्चिम दिशा में कोई मैग्नेट कभी नहीं लटकता, उत्तर दक्षिण दिशा में लटकता है। फिर से मैं समझा दूं चुंबकीय क्षेत्र क्या है, कि अगर कोई आवेश है, इस आवेश के चारों ओर का क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह किसी दूसरे आवेश को या तो अपनी ओर खींच सकता है, अपने से दूर धकेल सकता है। और कोई चुंबक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह किसी दूसरे चुंबक को अपनी ओर या तो खींच सकता है या तो अपने से दूर धकेल सकता है, वही उसका क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक की अगर बात करोगे तो ये टेस्ला होता है, और इसका सीजीएस मात्रक की अगर बात करोगे तो ये गॉस होता है। एसआई मात्रक टेस्ला और सीजीएस मात्रक क्या होता है? गॉस होता है। ग्रुप डी की टाइमिंग है शाम 11 बजे से सर। अब आते हैं चुंबकीय बल रेखा। व्हाट इज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स? चुंबकीय क्षेत्र, अब चुंबकीय बल रेखा क्या है सर? हम आपको पहले भी बताए थे कि जैसे विद्युतीय बल रेखा था कि किसी आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को दिखाने के लिए हम लोग काल्पनिक रेखा का प्रयोग करते थे, इसे हम विद्युतीय बल रेखा कहते थे। एक समान के लिए एक समान, सघन के लिए सघन, विरल के लिए विरल होता था। वैसे ही किसी चुंबक के, और ये जाता था पॉजिटिव से शुरू होता था और निगेटिव में विलीन हो जाता था, पॉजिटिव से शुरू होकर निगेटिव में घुस जाता था। और अगर हम किसी चुंबक के बारे में बात करें, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह किसी दूसरे चुंबक को अपनी ओर खींच सकता है या धकेल सकता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। लेकिन इसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? चुंबकीय बल रेखा का प्रयोग करते हैं। ये भी सर
चुंबक के बाहर उत्तर से निकलता है और दक्षिण में घुस जाता है, और चुंबक के अंदर दक्षिण से निकलकर उत्तर में घुस जाता है। चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से निकलता है और दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाता है, लेकिन चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर जाता है। और ये जो चुंबकीय बल रेखाओं का समूह है, ये जो चुंबकीय बल रेखाओं का समूह है, इसको सर हम कहते हैं फ्लक्स। और इसी फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर, सीजीएस मात्रक होता है मैक्सवेल। 1 वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा सर, फिर से समझाते हैं। कहते हैं अगर कोई आवेश है, इसके चारों तरफ का जो क्षेत्र होगा उसको दिखाने के लिए हम लोग विद्युतीय बल रेखा का उपयोग करते हैं। वैसे ही अगर कोई चुंबक है, इसके चारों तरफ के क्षेत्र को दिखाने के लिए चुंबकीय बल रेखा का उपयोग करते हैं। यह बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती है और दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव में फिर चली जाती है। चुंबक के अंदर, चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण और चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर। इन रेखाओं के समूह को फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर और सीजीएस मात्रक मैक्सवेल है। गौर फरमाइएगा। चुंबकीय बल रेखा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, चुंबकीय क्षेत्र को की दिशा को दिखाने के लिए चुंबकीय बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। चुंबकीय वाहक बल क्या है? मैग्नेटोमोटिव फोर्स। कुछ नहीं है सर, जहां जैसे वहां ईएमएफ था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वैसे यहां मैग्नेटोमोटिव फोर्स, सेम टू सेम। जैसे विद्युत चैप्टर में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स था, वैसे ही यहां है मैग्नेटोमोटिव फोर्स। कहता है जिस प्रकार वैद्युतिक परिपथ में विवा बल इलेक्ट्रॉन्स के चालक में से प्रवाहित करता है, उसी प्रकार चुंबकीय वाहक बल एमएमएफ, चुंबकीय कहते हैं। फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर और सीजीएस मात्रक मैक्सवेल है। तो गौर फरमाइएगा। चुंबकीय बल रेखा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, चुंबकीय क्षेत्र को की दिशा को दिखाने के लिए चुंबकीय बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। चुंबकीय वाहक बल क्या है? मैग्नेटोमोटिव फोर्स। कुछ नहीं है सर, जहां जैसे वहां ईएमएफ था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वैसे ही यहां मैग्नेटोमोटिव फोर्स, सेम टू सेम। जैसे विद्युत चैप्टर में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स था, वैसे ही यहां है मैग्नेटोमोटिव फोर्स। कहता है जिस प्रकार वैद्युतिक परिपथ में विवा बल इलेक्ट्रॉन्स के चालक में से प्रवाहित करता है, उसी प्रकार चुंबकीय वाहक बल एमएमएफ, चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स को गतिमान करता है। तो चुंबकीय वाहक बल, जैसे सर वहां धारा था, यहां फ्लक्स है। जैसे वहां विवा बल था, जैसे वहां विवा बल था, वहां वैसे यहां सर एमएमएफ है। सर अगर आप कंपेयर करोगे चुंबकीय परिपथ में और विद्युतीय परिपथ में, चुंबकीय परिपथ और विद्युतीय परिपथ में तो चुंबकीय परिपथ और विद्युतीय परिपथ की अगर हम बात करें, तो चुंबकीय परिपथ में जैसे आप, विद्युतीय परिपथ में जैसे आप ईएमएफ लेते हैं, वैसे ही यहां एमएमएफ है। यहां कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वहां कहते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स। चुंबक में जैसे यहां आप धारा लेते हैं, वैसे ही यहां फ्लक्स है। यहां कहते हैं धारा के प्रवाह, यहां कहते हैं फ्लक्स के प्रवाह के लिए एमएमएफ जरूरी है। मैग्नेटोमोटिव फोर्स, चुंबकीय वाहक बल। धारा के प्रवाह के लिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल जरूरी है। वैसे ही सर फ्लक्स के एमएमएफ के को चाहिए, फ्लक्स ईएमएफ चाहिए धारा के प्रवाह के लिए, फ्लक्स के प्रवाह के लिए एमएमएफ चाहिए। मैग्नेटोमोटिव फोर्स, जो काम यहां ईएमएफ का है वही काम वहां यहां एमएमएफ का है, जो काम यहां धारा का है वही काम यहां फ्लक्स का है। इतना गो नहीं करना है, सीधा तुमको फ्लक्स का एसआई मात्रक पूछेगा, जाके लिख देना। और इसकी अगर बात करोगे मैग्नेटोमोटिव फोर्स की, इसका यूनिट होता है एम्पियर टर्न। इसका यूनिट होता है एमएमएफ का एम्पियर टर्न, और इसका फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर, सीजीएस मात्रक होता है मैक्सवेल। अब गौर फरमाना। कहते हैं जिस प्रकार वैद्युतिक परिपथ में विवा बल इलेक्ट्रॉन्स को चालक में से प्रवाहित करता है, विवा बल मतलब ईएमएफ, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करता है, उसी प्रकार चुंबकीय वाहक बल चुंबकीय परिपथ में किसको प्रवाहित करता है? फ्लक्स को गतिमान करता है। इसका एसआई मात्रक एम्पियर, एम्पियर पी या एम्पियर टर्न कह सकता है।
इसे एनआई से सूचित किया जाता है। एन टर्न की संख्या है, एन टर्न है और आई धारा है। लेकिन जितना इजी क्वेश्चन पूछ रहा है ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा तुमको, एकदम टेंशन नहीं लेना। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है? जैसे सर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता था, एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता था, वैसे ही यहां एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। तीव्रता जब भी होगा सदिश होगा, जैसे विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता सदिश था क्योंकि तीव्र वही होगा जिसकी निश्चित दिशा होगी, वैसे ही विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश राशि है। जैसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सदिश था, वैसे ही विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश है। आप कहिएगा कैसे? ये मान लो चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, एक था विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। ये क्या था सर? E बराबर एफ बाई क्यू। याद होगा आपको, हमने पढ़ाया था कि एकांक धनावेश पर जो लगने वाला बल है वही विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता है। यहां हम कहेंगे एकांक उत्तरी ध्रुव पर जो लगने वाला बल है वही सर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला जो बल है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, यह सदिश राशि है, क्योंकि तीव्रता जब भी होगा वो सदिश राशि होगा, अदिश राशि नहीं हो सकता। कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत एकांक लंबाई का ऐसा चालक तार रखा जाए जिसमें एकांक प्रबलता की धारा प्रवाहित हो रही हो, तो चुंबक पर लगने वाले बल को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से मापा जाता है। इसका कोई काम नहीं, खाली एक लाइन याद रखो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है? सदिश राशि है। बस इसके अलावा कुछ भी इसमें जानने की जरूरत नहीं है। और चुंबकीय फ्लक्स हमने क्या कहा सर? ये जो चुंबकीय बल रेखाओं का समूह है इसी को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स ऑलरेडी हम पिछले क्लास में भी बताए हैं तुमको। चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखा के लंबवत तल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखा की कुल संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसका SI मात्रक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जिस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है सर, इसके हिसाब से ये क्वेश्चन एकदम आना चाहिए। इसका SI मात्रक वेबर है, इसे फाई से सूचित करते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मान, चुंबकीय फ्लक्स का मान अगर हो तो इसके प्रभाव के अंतर्गत क्षेत्र के क्षेत्रफल A हो, तो चुंबकीय फ्लक्स का जो घनत्व होता है B बराबर फाई बटे A होता है। B चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, इसका यूनिट अगर निकालोगे तो ये वेबर हो गया और ये क्षेत्रफल हो गया तो मीटर स्क्वायर हो गया। ये हो जाएगा तुम्हारा वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर ये यूनिट होता है। तो यही लिखा हुआ क्षेत्रफल का SI मात्रक वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब तुमको हम फिर से समझाते हैं, अच्छे से समझना। ये रफ है, हम तुमको एकदम फिर से समझाते हैं, थोड़ा सा ध्यान देके समझना। दैट इज पार्थिव चुंबक क्या है? व्हाट इज पार्थिव चुंबक? ठीक है, एकदम आराम से, बी कंफर्टेबल। अगर ये पृथ्वी है, अगर ये पृथ्वी है, इसमें एक नॉर्थ पोल होगा, इसमें एक साउथ पोल होगा। नॉर्थ से साउथ की तरफ जो नॉर्थ और साउथ ये ध्रुवों से होकर जो गुजरेगी रेखा, इसे हम कहते हैं सर भौगोलिक अक्ष। क्या कहते हैं इसको सर हम? भौगोलिक अक्ष। और अगर यहां पर कोई मैग्नेट रखते हैं, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इससे होकर अगर कोई रेखा गुजरता है इसको हम लोग कहते हैं चुंबकीय अक्ष। क्या कहते हैं इसको? चुंबकीय अक्ष। और भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच जो बना कोण होता है वो होता है 17 से 18 डिग्री। अब भौगोलिक अक्ष के लंबवत गुजरने वाला जो तल होता है, जो प्लेन होता है, इसको हम कहते हैं भौगोलिक याम्योत्तर। चुंबकीय अक्ष के लंबवत जो गुजरने वाला तल होता है इसको कहते हैं हम चुंबकीय याम्योत्तर। आई दोनों के बीच जो बना कोण होता है वो होता है दिक्पात कोण। इन दोनों के बीच जो बना कोण होता है वो होता है क्या? दिक्पात कोण। ये जो भौगोलिक याम्योत्तर है
ये है चुंबकीय यामयुत्तर। इसके बीच जो बना कोण होता है ये होता है दिक्पात कोण, और ये भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच बना कोण 17 से 18 डिग्री। कहा जाता है कि पृथ्वी का जो चुंबक का आकार है वो पृथ्वी के व्यास का 1/5वां भाग है। बस इतने पूछेगा। उसके बाद हम आते हैं सर चुंबकीय क्षेत्र पर। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है? चुंबकीय क्षेत्र कुछ नहीं है, जैसे हमारा विद्युतीय क्षेत्र था कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह किसी दूसरे चुंबक को अपनी ओर या तो खींच सकता है या अपने से दूर धकेल सकता है, वही उसका विद्युतीय क्षेत्र था। वैसे ही किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह किसी दूसरे चुंबक को या तो अपनी ओर खींच सकता है अपने से दूर धकेल सकता है, वही उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र होगा। चुंबकीय क्षेत्र को दिखाने के लिए हम लोग चुंबकीय बल रेखा का प्रयोग करते हैं। चुंबकीय बल रेखा उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में विलीन हो जाती है, चुंबक के बाहर, लेकिन चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर। अगर हम चुंबकीय बल रेखाओं के समूह की बात करें, ये समूह की बात करें सर, तो इस समूह को हम सर फ्लक्स कहते हैं। इस समूह को हम क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को क्या कहते हैं सर? फ्लक्स कहते हैं। ये जो चुंबकीय बल रेखा है इसके समूह को हम क्या कहते हैं सर? फ्लक्स कहते हैं। और फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है वेबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होता है सर? वेबर। अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है सर? तीव्रता जितनी भी है, चाहे वो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता हो चाहे वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो, सभी सदिश है। और ये क्या है? तो ये कुछ नहीं, इसका डिफिनेशन कभी नहीं पूछेगा। ये नॉर्थ पोल है, इस पर लगने वाला जो बल होगा उसको हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा सर कि एकदम आराम से अगर 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 हम बात करें कि अब देखिए सर, मामला ये है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एक लाइन पूछेगा कि सदिश है क्या अदिश, तो कहेंगे सदिश राशि है। फ्लक्स का एक लाइन पूछेगा, इसका ऐसा ही मतलब कहेंगे वेबर है। कहेगा चुंबकीय यामयोत्तर और भौगोलिक यामयोत्तर के बीच बना कोण क्या होता है, तो कहेंगे दिक्पात कोण। चुंबकीय यामयोत्तर और भौगोलिक यामयोत्तर के बीच बना कोण कहेंगे दिक्पात कोण। कहेगा भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच बना कोण कितना से कितना डिग्री, कहेंगे 17 से 18 डिग्री। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। अब हम आते हैं सर चुंबकीय पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। चुंबकीय पदार्थ की अगर हम बात करें सर, ये 3 प्रकार के होते हैं। चुंबकीय पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। चुंबकीय पदार्थ की अगर हम बात करें, ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है प्रतिचुंबक, एक होता है प्रतिचुंबक, एक होता है अनुचुंबक, और एक होता है लोह चुंबक। प्रतिचुंबक, अनुचुंबक और लोह चुंबक, ये 3 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, जिसको आप डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। ठीक है? मुरली जी आपको कॉल चला जाएगा, एकदम टेंशन नहीं लेना है। प्रतिचुंबक वो पदार्थ होते हैं जो चुंबक के प्रति विकर्षण का गुण रखते हैं, माइनस ऋणात्मक गुण रखते हैं। अनुचुंबक वो पदार्थ होते हैं जो चुंबक के प्रति अल्प आकर्षण का गुण रखते हैं। और लोह चुंबक वो पदार्थ होते हैं जो चुंबक के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण का गुण रखते हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी रखते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रतिचुंबक वो पदार्थ है जो चुंबक के प्रति प्रतिचुंबक वो चुंबक है जो चुंबक के प्रति ऋणात्मक गुण रखता है। अनुचुंबक वो चुंबक है जो चुंबक के प्रति धनात्मक गुण रखता है। और लोह चुंबक वो चुंबक है जो चुंबक के प्रति एकदम बहुत ज्यादा धनात्मक, बहुत ज्यादा आकर्षण रखता है। जो बहुत ज्यादा विकर्षण रखेगा प्रतिचुंबक, जो बहुत ज्यादा कम आकर्षण रखेगा अनुचुंबक का, जो बहुत ज्यादा आकर्षण रखेगा लोह चुंबक। इसकी जो चुंबकशीलता होती है वो 1 से कम होती है। इसकी जो सर चुंबकशीलता होती है, चुंबकशीलता 1 से बहुत कम होती है, 1 से बहुत कम। इसकी चुंबकशीलता 1 से कम होती है या लगभग 1 के बराबर, 1 से कम या लगभग बराबर। इसकी जो चुंबकशीलता होती है वो 1000 से अधिक होती है। ध्यान दीजिएगा,
कहते हैं एकदम आराम से, कहते हैं प्रतिचुंबक। चुंबकशीलता 1 से बहुत कम होती है। अनुचुंबक इसकी चुंबकशीलता लगभग 1 के बराबर होती है। लोह चुंबक की चुंबकशीलता 1000 से अधिक होती है। सबसे ज्यादा यहीं से क्वेश्चन आता है सर। अगर चुंबक से आएगा तो या तो पहले पेज से आएगा ना तो यहां से आएगा। सबसे अधिक चुंबक के प्रति विकर्षण इसी का होता है। जैसे तुम ले लो पेपर, तुम लिख सकते हो पेपर, पानी, इसमें चुंबक के प्रति बहुत ज्यादा विकर्षण होता है, एकदम सटवे नहीं करेगा चुंबक। अनुचुंबक की अगर बात करोगे तो इसमें आ जाओ तुम ऑक्सीजन, सोडियम इत्यादि। इसमें आओगे तो इसमें इसका एग्जांपल हो जाएगा आयरन, निकेल, कोबाल्ट। ये सर लोह चुंबक के उदाहरण है। प्रतिचुंबक पेपर, पानी प्रतिचुंबक है। अनुचुंबक ऑक्सीजन, सोडियम अनुचुंबक है। और लोह चुंबक की अगर बात करोगे आयरन, निकेल और कोबाल्ट, ये लोह चुंबक। ठीक है, ये इतने क्वेश्चंस में तुमको क्या पूछेगा कि सोडियम बताओ प्रतिचुंबक है कि अनुचुंबक है कि लोह चुंबक। इसके लिए तुम क्या करो, एक सिंपल सा जुगाड़ याद रखो कि ऑक्सीजन तथा जिसमें मौ लगा हो, सर पढ़ना इतना आसान नहीं है। भोजपुरी गाने पे डांस करेंगे तुमको बहुत मजा आएगा, लेकिन कोशिश करो हाईली कंसंट्रेट होकर देखने का, क्योंकि सर कंपटीशन बहुत टफ होगा। पीटी है, मेंस है, साइको है, अभी तो बहुत दूर जाना बाकी है। इसलिए सर एक एक क्वेश्चन की अहमियत को समझो। ऑक्सीजन तथा जिसमें मौ लगा हो वो अनुचुंबक। नहीं तो इस भीड़ में सर कहां खो जाओगे पता नहीं चलेगा। आयरन, निकेल, कोबाल्ट लोह चुंबक। आयरन, निकेल, कोबाल्ट लोह चुंबक। बाद बाकी प्रतिचुंबक। देखो इसी से सारे क्वेश्चंस तुम्हारे बन जाएंगे। अगर किसी के बारे में भी पूछेगा, डोमेन आगे पढ़ाएंगे सर, किसी के भी बारे में तुमको अगर पूछेगा कि बताओ ये अनुचुंबक है कि लोह चुंबक है कि प्रतिचुंबक है, तुम इसका आंसर दे दोगे। बोलो कैसे? तुमको खाली ध्यान में रखना है, जैसे मान लो तुमको सोडियम पूछ दिया तो तुम ये सोचना कि ऑक्सीजन है क्या, ये नहीं है। मौ लगा हुआ है क्या, तो कहेंगे हाँ सोडियम मौ लगा हुआ है, इसका मतलब ये अनुचुंबक। अगर मान लो तुमको H2O के बारे में पूछ दिया, H2O क्या है, तो कहेंगे ऑक्सीजन है क्या ये, तो कहेंगे नहीं है। इसमें मौ लगा हुआ है क्या, तो कहेंगे नहीं है। अनुचुंबक आयरन, निकेल, कोबाल्ट है क्या, तो कहेंगे नहीं है, इसका मतलब लोह चुंबक नहीं, इसका मतलब बाद बाकी में आ गया, इसका मतलब प्रतिचुंबक। अगर मान लो तुमको पेपर कह दिया या कॉपर कह दिया, तो कॉपर कह दिया तो कहेंगे ऑक्सीजन है क्या तुम, तो कहेगा नहीं है। कहेंगे मौ लगा हुआ है क्या तेरे में, तो कहेगा नहीं है। तो कहेंगे अनुचुंबक भी नहीं है। तब ये आयरन, निकेल, कोबाल्ट पर कहेंगे नहीं है, इसका मतलब बाद बाकी में गया, इसका मतलब ये प्रतिचुंबक। अगर मान लो तुमको चांदी कह दिया, चांदी कह दिया तो ऑक्सीजन है क्या, नहीं है। मौ लगा हुआ है क्या चांदी में, नहीं है। आयरन, निकेल, कोबाल्ट है क्या, नहीं है, इसका मतलब लोह चुंबक भी नहीं गया, इसका मतलब ये प्रतिचुंबक। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। कहते हैं मैंगनीज, सर हम बोले जिसके अंत में मौ लगा हुआ, जिसके अंत में मौ लगा हुआ लिख दिए हैं। पदार्थ प्रतिचुंबक, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं, जैसे जस्ता, बिस्मत, नमक, जल, तांबा। देखो किसी में भी मौ नहीं लगा हुआ है, ये सब प्रतिचुंबक है। आयरन, निकेल, कोबाल्ट भी नहीं है। इसकी परमिएबिलिटी, चुंबकशीलता फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी से कम होती है, जिसे रिलेटिव परमिएबिलिटी कहते हैं, कुछ खास नहीं है। इनकी परमिएबिलिटी इकाई, यानी परमिएबिलिटी मतलब चुंबकशीलता, इसकी जो चुंबकशीलता होती है वो इकाई से कुछ कम होती है। अब फिर जब इसमें आओगे अनुचुंबक में, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मामूली सा चुंबकित हो जाते हैं। सबसे ज्यादा होता है लोह चुंबक, जैसे प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, मैंगनीज, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन इत्यादि। इनकी परमिएबिलिटी का मान इकाई से कुछ अधिक होता है, थोड़ा सा अधिक होता है। और जब यहां आओगे लोह चुंबक में, कहते हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं, जैसे निकेल, लोहा, फौलाद, कोबाल्ट, इस्पात इत्यादि। इनकी परमिएबिलिटी का मान इकाई से काफी अधिक, लगभग 1000 तक होता है। और एक लाइन इसको लिख लो तुम लोग,
ऑक्सीजन तथा जिसमें मौ लगा हो अनुचुंबक। मेनली यहीं से क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा। आयरन निकेल कोबाल्ट लोह चुंबक, बाद बाकी सब प्रतिचुंबक। ऑक्सीजन तथा जिसमें मौ लगा हो अनुचुंबक, आयरन निकेल कोबाल्ट लोह चुंबक, बाद बाकी सब प्रतिचुंबक। बाद बाकी सब प्रतिचुंबक। ऑक्सीजन तथा जिसमें मौ लगा हो अनुचुंबक, आयरन निकेल कोबाल्ट लोह चुंबक का, बाद बाकी कुछ भी पूछेगा प्रतिचुंबक। लिख लिए। अब थोड़ा सा एक जगह और फंसाएगा क्वेश्चन, अगर मान लो फंसा देता है, ये कहते हैं ये प्रबल विकर्षित करता है, ये अल्प आकर्षित करता है, इसका मतलब अल्प विकर्षित भी करता है, और ये प्रबल आकर्षित करता है। इसमें तुम खाली लिख लो कहीं पर, ये अल्प आकर्षित और अल्प विकर्षित करता है। अल्प आकर्षित तथा अल्प विकर्षित करता है। ये अल्प आकर्षित तथा अल्प विकर्षित करता है। अल्प आकर्षित तथा अल्प विकर्षित करता है। जल्दी से लिख लो इसको। ये अल्प आकर्षित और अल्प विकर्षित करता है। ये प्रबल विकर्षित, ये प्रबल विकर्षित करता है। और इसमें आओगे तो ये प्रबल आकर्षित करता है। ये प्रबल आकर्षित करता है। ये प्रबल विकर्षित, ये अल्प आकर्षित, अल्प विकर्षित, ये प्रबल आकर्षित करता है। राइट इट डाउन। प्रबल विकर्षित, अल्प आकर्षित, अल्प विकर्षित, प्रबल आकर्षित। लिख लिए। यहां से क्वेश्चन कभी कभी फंसा देता है, और सबसे ज्यादा तुमको यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको तो एकदम तुम हो अनुचुंबक, आयरन निकेल कोबाल्ट लोह चुंबक, बाद बाकी सब प्रतिचुंबक। अब सर एक शब्द आएगा तुम्हारे लिए, क्यूरी तापमान। हमने कहा एक होता है प्रतिचुंबक, एक होता है अनुचुंबक। एक होता है लोह चुंबक। सर गौर फरमाइएगा, अगर हम प्रतिचुंबक, अनुचुंबक और लोह चुंबक की बात करें, तो प्रतिचुंबक में चुंबक के प्रति विकर्षण होता है, यह अल्प आकर्षण होता है, यह प्रबल आकर्षण होता है। लोह चुंबक में सर गौर फरमाइएगा, प्रतिचुंबक, अनुचुंबक और लोह चुंबक में अगर लोह चुंबकीय पदार्थ यानी आयरन, निकेल और कोबाल्ट, सर आपको भी यह पता होगा कि जब किसी पदार्थ को हम गर्म करते हैं तो वो अपना चुंबकीय गुण खो देता है। तो जब लोह चुंबकीय पदार्थ को हम गर्म करेंगे तो वो अपना चुंबकीय गुण खोकर अनुचुंबकीय पदार्थ बन जाता है। जो तापमान यहां हम देते हैं उसी को हम क्यूरी तापमान कहते हैं। कहते हैं सर कि लोह चुंबकीय पदार्थ को गर्म करने पर वो अपना चुंबकीय गुण खो देता है, और जो चुंबकीय गुण खो देता है तो वो अनुचुंबक बन जाता है। इसी को हम सर क्यूरी तापमान कहते हैं। ये जो तापमान है, इस तापमान को हम क्यूरी तापमान कहते हैं, जिस पर लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबक में बदल जाता है। गर्म करेंगे चुंबकीय गुण खोएगा, और चुंबकीय गुण खोकर वह अनुचुंबक, हम क्यूरी तापमान कहते हैं। आयरन के लिए यह तापमान 973 केल्विन होता है, निकेल के लिए तापमान 673 केल्विन होता है, और कोबाल्ट के लिए यह तापमान 373 केल्विन होता है। जब 973 पर गर्म करोगे तो यह अनुचुंबक बन जाएगा, 673 पर निकेल को गर्म करोगे अनुचुंबक बन जाएगा, 373 पर गर्म करोगे अनुचुंबक बन जाएगा। कहते हैं क्यूरी ताप, वह ताप जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबक या जिसके नीचे पदार्थ लोह चुंबक होता है। देखो, अगर यह आयरन है और इसका तापमान क्यूरी तापमान 973 केल्विन है, अगर इससे ज्यादा करते हो, इससे ज्यादा करोगे तो ये गर्म हो जाएगा, अपना गुण खो देगा और अनुचुंबक बन जाएगा। और अगर इससे कम है तो ये लोह चुंबक ही रहेगा, कहीं कोई समस्या नहीं है।
अगर इससे ज्यादा करते हो तो ये अनुचुंबक हो जाएगा, क्योंकि गर्म करने पर चुंबकीय गुण खो देगा। और अगर इससे कम करते हो तो ये लोह चुंबक हो जाएगा, लोह चुंबक हो जाएगा। तो कहते हैं वह ताप जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबक, जिसके ऊपर अनुचुंबक, गर्मा दोगे बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा अनुचुंबक, और जिसके नीचे लोह चुंबक, इसके नीचे लोह चुंबक रहेगा। जैसे ही आप 973 से ज्यादा गर्माओगे वो अनुचुंबक हो जाएगा। अलग अलग का अलग अलग है, आयरन, निकेल और कोबाल्ट। इसका ऑर्डर अगर आपको याद ना रहे तो EIO याद रखो, EIO, आयरन, निकेल, कोबाल्ट। अगर आप वॉवेल्स पढ़े होंगे तो EIOU होता है ना, वैसे EIO 973, 673, 373, ऑर्डर है 963, 963 EIO। उल्टा पुल्टा मत कर देना टेम्परेचर को, कभी कभार पूछ देता है। उसके बाद है आपका डोमेन। डोमेन क्या है सर? डोमेन कुछ नहीं है। अगर मान लो ये कोई चुंबकीय पदार्थ है, ये कोई सर चुंबकीय पदार्थ है, तो जैसे 1 मोल बराबर 6.02 × 10⁻23 होता है परमाणु, 12 केले बराबर 1 दर्जन होते हैं, वैसे ही सर इसके परमाणुओं की संख्या को डोमेन से व्यक्त करते हैं। और एक डोमेन बराबर होता है 10⁻18 से 10⁻21 परमाणु। एक डोमेन बराबर होता है 10⁻18 से 10⁻21 परमाणु। 1 डोमेन इज इक्वल टू 10⁻18 से 10⁻21 परमाणु। डोमेन क्या है? किसी चुंबकीय पदार्थ में परमाणुओं की संख्या को डोमेन कहते हैं। कहता है चुंबक के असंख्य परमाणुओं के समूह को डोमेन कहते हैं। एक डोमेन बराबर 10⁻18 से 10⁻21 परमाणु होते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थ तीव्र चुंबकत्व डोमेन के कारण ही, डोमेन हो जाने के कारण जो पदार्थ होता है वो लोह चुंबकीय हो जाता है, उसमें चुंबकीय गुण बहुत ज्यादा हो जाता है। सर एक बार और हम लोग फिर से पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा सर। अगर ये भूगोल है, इसके ध्रुवों से होकर गुजरने वाली जो रेखा होगी इसे हम चुंबकीय अक्ष कहते हैं, भौगोलिक अक्ष कहते हैं। यहां जब चुंबक रखेंगे तो ये सीधा नहीं रहेगा, इसके ध्रुवों से होकर जो गुजरने वाली रेखा होगी इसे हम चुंबकीय अक्ष कहते हैं। और इन दोनों के बीच जो कोण होता है ये 17 से 18 डिग्री होता है। कितना होता है सर? 17 से 18 डिग्री। और भौगोलिक अक्ष के लंबवत जो गुजरने वाला तल होता है इसे हम भौगोलिक यामयोत्तर कहते हैं, इसे हम भौगोलिक यामयोत्तर कहते हैं। चुंबकीय अक्ष के लंबवत जो गुजरने वाला तल है चुंबकीय यामयोत्तर। और इन दोनों के बीच जो कोण बनता है इसे हम दिक्पात कोण कहते हैं। यही पार्थिव चुंबकत्व। अब चुंबकीय क्षेत्र क्या है? तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वो किसी दूसरे को अपनी ओर खींच या धकेल सकता है। इसका SI मात्रक क्या है? टेस्ला। CGS मात्रक क्या है सर? गॉस। CGS मात्रक क्या है? गॉस। और अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात करें, जितना ज्यादा बल लगेगा वही तीव्रता है, तीव्रता सदिश राशि है। फ्लक्स, चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं के समूह को क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स, रिफ्रेश करो ना उसको। चुंबकीय बल रेखाओं का जो समूह होता है उसे हम सर क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। अब फ्लक्स का SI मात्रक होता है वेबर। फ्लक्स का SI मात्रक वेबर। फिर चुंबकीय पदार्थ को 3 भाग में बांटा गया, अनुचुंबक, प्रतिचुंबक, अनुचुंबक और लोह चुंबक। प्रतिचुंबक में ऋणात्मक गुण, अनुचुंबक में अल्प आकर्षण, लोह चुंबक में बहुत ज्यादा आकर्षण। ठीक है। तो ऑक्सीजन तथा जिसमें मौ लगा हुआ होगा अनुचुंबक, आयरन, निकेल, कोबाल्ट लोह चुंबक, बाद बाकी सब प्रतिचुंबक। इससे तुम्हारा सारा क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद क्यूरी तापमान क्या है जिस पर लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबक में बदल जाता है? वो क्यूरी तापमान है। आयरन, निकेल, कोबाल्ट 973, 673, 373। डोमेन क्या है? चुंबकीय पदार्थ असंख्य परमाणुओं से बना है, परमाणुओं की संख्या को डोमेन कहते हैं। एक डोमेन बराबर 10⁻18 से 10⁻21 परमाणु होता है। यही तुमको इतना में से क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है वो है चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक वेबर होता है, क्षेत्र का SI मात्रक टेस्ला होता है, जो कि इस बार दरोगा में भी पूछा था। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक टेस्ला होता है। ठीक है। CGS मात्रक गॉस होता है। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नहीं, क्लास का टाइमिंग वही है। अब देखिए सर, अब आपका जो भी क्वेरी है सर आप पूछ सकते हैं, हम आपके एक एक क्वेरी का जवाब देंगे। अब